नमस्कार। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन की बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से तात्पर्य ऐसे प्रश्नों से है जिनका उत्तर सीमित होता है, केवल एक ही उत्तर होता है। अगर परीक्षार्थी उस उत्तर को नहीं देता है तो अध्यापक चाहकर भी उस उत्तर को ठीक नहीं कर पाता है और वह उसका मूल्यांकन बिना किसी द्वेष, बिना किसी चाह, बिना किसी इच्छा के करने के लिए बाध्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, दो प्रकार के होते हैं, रिकॉल टाइप एवं रिकॉग्निशन टाइप। रिकॉल टाइप, जिन्हें हम हिंदी में प्रत्याय स्मरण कहते हैं, इनमें पहला टाइप है सिंपल रिकॉल और दूसरा है कंप्लीशन टाइप। सिंपल रिकॉल में हम एक प्रश्न पूछते हैं और उसका एक ही विशिष्ट उत्तर होता है। जैसे हमने किसी छात्र से पूछा कि मैग्नेट के दो ध्रुवों का नाम बताइए, तो छात्र तुरंत ही दोनों ध्रुवों का नाम, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बता देगा। अगर हम कहें किसी भी संख्या को कह दें और उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, छात्र तुरंत ही उस संख्या का उत्तर लिख देगा। तो ये सिंपल रिकॉल टाइप होते हैं। इनमें उत्तर केवल एक ही होता है और वो विशेष प्रकार का होता है। कंप्लीशन, जैसे कि आप जानते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति भी कहते हैं इसे। इनमें एक पूरा वाक्य दिया गया होता है और उस वाक्य की पूर्ति किसी एक ही शब्द से करनी होती है। कई बार उन शब्दों को चॉइस में दे दिया जाता है कि इनमें से छांट कर भरिए, कई बार चॉइस नहीं दी गई होती है। ये अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कंप्लीशन टाइप प्रश्नों का निर्माण करेगा। उसमें भी केवल एक ही जो सही शब्द है उसको चयन करके उस वाक्य की पूर्ति करनी होती है, पूरा एक वाक्य बनाना होता है। जो रिकॉग्निशन टाइप होते हैं, यानी जिन्हें हिंदी में हम प्रत्याभिज्ञान कहते हैं, यह लगभग 5 प्रकार के होते हैं। रिकॉग्निशन, जिसमें हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं कि उसमें वो सही, कोई बिना अनुमान लगाए उसका सही उत्तर देने का प्रयास करे। इनमें पहला है अल्टरनेट रेस्पॉन्स टाइप। हिंदी में कहेंगे एकांतर क्रिया रूप, जिन्हें हम सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, हाँ या नहीं, ऐसे प्रश्नों से भी संबोधित करते हैं। हम कोई एक वाक्य दे देते हैं और उसके आगे हम सत्य अथवा असत्य, हाँ अथवा नहीं, ये दोनों को लिख देते हैं और फिर हम उससे कहते हैं कि जो सही है उस पर आप निशान लगाइए। जैसे हम कहें कि दाब का मात्रक न्यूटन होता है और उसके आगे हम लिख दें सत्य असत्य, छात्र इसके आगे सही उत्तर को निशान लगाएगा। दूसरे होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। इनमें विकल्पों की संख्या कम से कम 4 होनी चाहिए और इनके अंदर छात्र सही उत्तर को पहचान कर उसके ऊपर चिन्ह लगाता है और उसे कोष्ठक में लिखता है। जैसा कि हम कहें कि मलेरिया रोग फैलता है और आगे हम दे दें मक्खी से, मधुमक्खी से, मादा एनोफिलिस से या बर्ड से, तो जिस बच्चे को सही उत्तर पता होगा वो निश्चित रूप से मादा एनोफिलिस पर टिक कर देगा। तो ऐसे ही हम अन्य MCQs में ऐसे प्रश्नों का निर्माण करेंगे जिनमें उस प्रश्न के उत्तर के बहु विकल्प दिए हुए होते हैं। छात्र को सही कोष्ठक में चिन्ह लगाना होता है। तीसरा टाइप होता है मैचिंग टाइप। इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं और उन 2 कॉलम के अंदर हमें अंकित करना होता है। एक तरफ हम कुछ आइटम्स रखते हैं और दूसरी तरफ उनके सही उत्तर रखते हैं। छात्र उनको मैच करता है। कई बार इसमें हम समान मैच भी बना देते हैं कि एक तरफ अगर हमने 5 आइटम दिए हैं तो दूसरी तरफ भी 5। लेकिन कई बार हम दूसरी तरफ के जब भी हमारा ग्रुप होता है उसमें हम एक अतिरिक्त आइटम भी दे सकते हैं, जिससे कि छात्र को अनुमान लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो और वो अनुमान लगाकर कार्य को ना करे।
चौथे प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन टाइप। इन प्रश्नों के अंदर एक समूह दे दिया जाता है और उस समूह में एक कोई जो आइटम होता है वो उस समूह से भिन्न होता है। जैसे कि एक तरफ हम एक समूह बनाएं और उसमें हम सारे ठोस पदार्थों के नाम दे दें और उसमें एक पदार्थ गैस का भी दे दें, तो छात्र जब उसे क्लासिफाई करेगा तो जो गैसीय पदार्थ जो उसमें मैच नहीं कर रहा होगा, जो उससे अलग होगा, उसको वो काट देगा और इसे हम ऑड वन आउट भी कहते हैं। तो इसमें भी जो शब्द है उसका जो उत्तर है उसका चयन करके उसको रेखांकित करना होता है, अंडरलाइन करना होता है अथवा उसको काट देना होता है, समूह से हटा देना होता है। पांचवें तरीके के होते हैं एनालॉगी टाइप, जिन्हें हम सादृश्य अनुभव टाइप भी कहते हैं। इनमें दो समान परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है। पहली परिस्थिति पूर्ण होती है और दूसरी परिस्थिति अपूर्ण होती है, जिसे पहली परिस्थिति के आधार पर पूर्ण किया जाता है। जैसे हम मछली लिखें और मछली का जो संगत है उसमें लिखें गिल। इसका तात्पर्य यह हुआ तो मछली जो है वो श्वसन करती हैं गिल की सहायता से। तो दूसरे में जो हम अपूर्ण जो कोष्ठक लेंगे उसमें मनुष्य के आगे का स्थान हमने छोड़ दिया है, वहाँ पर बच्चा नेचुरली फेफड़े लिखेगा क्योंकि मनुष्य फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है। तो या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा को हमने अपूर्ण छोड़ दिया, चंद्रमा उपग्रह है, ऐसा उसको लिखकर कंप्लीट करना होता है, पूर्ण करना होता है। तो इनमें पहली परिस्थिति के आधार पर समान संबंध स्थापित करते हुए दूसरी परिस्थिति की पूर्ति की जाती है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका महत्व होता है क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा सरल होते हैं और छोटे होते हैं और इनका उत्तर भी संक्षिप्त और केवल एक होता है। इसलिए इनकी जो करेक्शन है, इनके जो जांच करना है वो बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी किया जा सकता है। इन पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का पक्षपात इसमें संभव नहीं है। ये परीक्षण बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ होते हैं और पाठ्यक्रम की दृष्टि से इनमें अधिक से अधिक जो प्रश्न होते हैं उनको सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि ये व्यापक होते हैं। इनकी सहायता से बच्चों को हम आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं कमजोर, प्रतिभाशाली, पिछड़े आदि छात्रों में। और ये परीक्षाएं रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देती हैं और प्रशासन की दृष्टि से और निर्माण की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होती हैं। लेकिन इनकी भी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। इनके द्वारा हमें बच्चों के विचारों का संगठित रूप जानना संभव नहीं होता। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में बच्चे की चेक नहीं कर सकते हैं और इनके द्वारा किसी भी समस्या का निदान करना भी संभव नहीं होता क्योंकि कभी कभी छात्र अनुमान के आधार पर ही प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और वो सही हो जाता है। इस बात का पता लग ही नहीं पाता कि यह उसने अनुमान लगा कर दिया है या उसके अंदर किसी भी प्रकार की वीकनेस या कमजोरी है, कोई कठिनाई का वो अनुभव कर रहा है। कई बार जो छात्र हैं जैसे वो
परीक्षा प्रणाली से पहले से ही परिचित हो जाते हैं और कई बार अध्यापक भी उनको बार बार इन परीक्षाओं के संबंध में प्रशिक्षण देता है और ऐसे में जो परीक्षण है उसकी वैलिडिटी जो है वो लगभग खत्म हो जाती है। इन परीक्षाओं के अंतर्गत प्रश्नों के निर्माण के लिए अध्यापकों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना भी आवश्यक होता है, अन्यथा नए मौलिक वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उनका निर्माण करना संभव नहीं होता। बार बार पुराने प्रश्नों की ही पुनरावृत्ति होती रहती है और छात्र उनके उत्तरों से पहले से ही परिचित होते हैं और वो आसानी से उन उत्तरों को दे देते हैं। इससे परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है। इन परीक्षाओं के द्वारा हम छात्र के व्यक्तित्व से भी परिचित नहीं हो पाते हैं। उनकी भाषा शैली, उनके जो एक्सप्रेशन है, जो भाव अभिव्यक्ति है, उस सब का भी कोई पता नहीं लग पाता है। और सबसे बड़ी कमी इसमें यह होती है कि इसमें नकल करने की संभावना सर्वाधिक होती है। आसानी से ही छात्र जो है इनको एक दूसरे से पूछकर हल करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में ये चाहिए कि जब हम इनके परीक्षणों का निर्माण करें तो प्रश्न बनाते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि जब हम परीक्षण बनाएं तो उसमें जो निर्देश हैं वो स्पष्ट होने चाहिए और जो वेटेज ऑफ मार्क्स है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें विकल्प कम से कम 4 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्नों की संख्या कम होगी, कम विकल्प होंगे, तो छात्र जो हैं प्रायः अनुमान लगा के उनके उत्तरों को दे देंगे। प्रश्न जो है वो द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, वो केवल उसका एक और एक ही अर्थ होना चाहिए, जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रश्नों का निर्माण करने के लिए एक बैंक बना लेना चाहिए, प्रश्न बैंक बनाने चाहिए और समय समय पर उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रश्नों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए प्रश्नों का निर्माण करते समय कि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम को से संबंधित पाठ्यक्रम का व्यापक मूल्यांकन करने में कुशल संभव हो सकता हो, व्यापक मूल्यांकन हो सकता हो। अनावश्यक प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सम्मिलित नहीं करना चाहिए और जो प्रश्न हैं वो विषय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्मित करने चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की निर्माण विधि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।